नमस्कार, चार बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तरुणा। आज की पहली खबर में हम बात करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, यानी 7 मई को पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर हुए एयर स्ट्राइक के बाद भी ऑपरेशन रोका नहीं गया है। दूसरी बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आयोजित एक समारोह में 494 सहायक अध्यापकों और 49 प्रवक्ताओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। तीसरी बड़ी खबर, पहलगांव हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर सर्जिकल स्ट्राइक पर उत्तर प्रदेश सरकार में माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी का बयान सामने आया है। चौथी बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ की खबर है। मार्च 2026 तक देश को नक्सल मुक्त करने की दिशा में तेजी से कदम उठाए जा रहे। तो आइए शुरू करते हैं चार बड़ी खबरें। राजनाथ सिंह ने कहा, पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, यानी 7 मई को पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर हुए एयर स्ट्राइक के बाद ऑपरेशन रोका नहीं गया है। रक्षा मंत्री ने यह भी बात कही दिल्ली के पार्लियामेंट एनेक्सी में बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में। कहा कि करीब 1.5 घंटे चली बैठक से बाहर आने के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भी रक्षा मंत्री के बयान को दोहराया है। ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देने के लिए बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, विपक्ष के नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक बैठक में बताया कि ऑपरेशन सिंदूर में 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं। ऑपरेशन जारी है, इसीलिए सटीक संख्या बताना मुश्किल है। पाकिस्तान ने उकसाया तो फिर कार्रवाई करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने कहा कि संकट में हम देश और सरकार के साथ हैं। सरकार की कोई आलोचना नहीं करनी है, हमने सरकार को अपना पूरा समर्थन दिया है। बता दें कि दिल्ली के अंदर सर्वदलीय बैठक हुई और इस बैठक के अंदर विपक्ष के नेता सहित अमित शाह, किरेन रिजिजू सहित अन्य नेता भी मौजूद रहे और उन्होंने कहा कि हम सरकार का साथ देंगे और उन्हीं के साथ है, उनके पक्ष में है। साथ ही जो भारत ने एयर स्ट्राइक की है उसमें 100 आतंकी मारे गए हैं, उसी को लेकर आगे की रणनीति बनाई गई, उसी को लेकर चर्चा की गई है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक दिलीप यशवर्धन जी जुड़ गए। दिलीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज आवर 24x7 पर। दिल्ली में सर्वदलीय बैठक हुई है, साथ ही ये भी देखा गया है कि जो भारत ने एयर स्ट्राइक की थी उसमें 100 आतंकी मारे गए थे और ये भी कहा गया है कि जो ऑपरेशन सिंदूर है वो अभी भी जारी रहेगा। देखिए, ये तो सरकार का डिसीजन है, इस पर मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ये इंटरनल पॉलिसी का मामला है। लेकिन ये जरूर है कि भारत सरकार टेररिज्म को खत्म करने के लिए पूरी तरीके से कटिबद्ध है और वो कोशिश कर रही है और उसी की सीक्वेंस में ये जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था ये हुआ है। और भारत सरकार आगे क्या फैसला लेगी, क्या प्लानिंग है, क्या स्ट्रेटेजी है, इसको मैं चैनल पर बैठ करके कहना नहीं चाहता और वो मेरी अथॉरिटी से नहीं है और ना मुझे उसकी कोई जानकारी है। लेकिन हम ये उम्मीद जरूर कर सकते हैं कि जिस तरीके से पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है तो उसको सबक सिखाने के लिए हमारी सेनाएं पूरी तरीके से तैयार हैं। भारत सरकार के साथ लगातार उनकी मीटिंग चल रही है। इसका एक नमूना ऑपरेशन सिंदूर के रूप में हम सब देख चुके हैं और अभी भी, क्योंकि जो कल ऑफिशियल मीटिंग हुई थी, आर्मी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी उसमें भी उन्होंने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। तो इसका मतलब है कि सरकार कुछ ना कुछ आगे रणनीति जरूर बना रही है। वो क्या बना रही है, कैसे बना रही है, इस पर मेरा कोई कमेंट नहीं। जी, भारत ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की है, जो कि पाकिस्तान काफी घबराया हुआ है और वहां पर हड़कंप भी देखा जा रहा है। और अभी ये भी देखा जा सकता है कि अभी दिल्ली में वापस से पीएम मोदी ने अहम बैठक बुलाई है, साथ ही सिविल डिफेंस को कैसे मजबूत किया जाए उस पर भी चर्चा की गई है। जरूरी है क्योंकि देखिए, जब देश पर कोई आपदा आती है तो सिविलियंस का उसमें सहयोग बहुत जरूरी है। सिविल डिफेंस का रोल बहुत अहम हो जाता है क्योंकि अटैक जब होता है तो कहाँ होगा, कैसे होगा, ये कोई नहीं बता सकता है। तो उसके लिए जरूरी है कि जो हमारे देश की जनता है वो इस आपदा के लिए तैयार रहे। क्राइसिस मैनेजमेंट कैसे होगा, इस बात के लिए हमको शिक्षित किया जाए। मॉक ड्रिल्स चल रही हैं और ये होनी जरूरी है। और यहाँ पर मुझे लगता है कि सिविल डिफेंस, आर्मी, पुलिस, सरकार के साथ साथ देश की हर एक जनता का पूरा कर्तव्य बनता है कि सरकार को इस क्रूशियल समय पर जो संभव मदद हो वो जरूर करे।
जी, भारत ने 9 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की थी, उसी का बदला लेते हुए पाकिस्तान ने आज सुबह 15 ठिकानों पर भारत पर एयर स्ट्राइक की थी और उसी को लेकर सायरन भी बजाए गए थे और फिर से भारत ने करारा जवाब दिया है, पाकिस्तान के S-400 को तबाह कर दिया है। जी, भारत अब जवाब दे रहा है, लगातार जवाब दे रहा है और पाकिस्तान जैसे कि वो कमजोर देश है लेकिन उसके पीछे बहुत सारी पैकिंग है, उस पैकिंग के नाते वो बार बार इस तरह की हरकत करने की कोशिश कर रहा है। कल के उसने वहाँ पुंछ में कुछ सिविलियंस को मारा, तो ये दर्शाता है कि पाकिस्तान बहुत डरा हुआ है और कूटनीतिक तरीके से पाकिस्तान अभी कब्जे में नहीं आया है और वो ये बताना चाहता है कि उसके ऊपर इस हमले का कोई असर नहीं, जबकि सत्यता ये है, इंटरनल खबरें ये है कि पाकिस्तान ने इस बात को लेकर के बहुत दहशत है। पाकिस्तान इसी तरीके से जानता है कि अगर भारत से लड़ाई हुई तो पाकिस्तान को नुकसान ज्यादा होगा, नुकसान भारत को भी होगा लेकिन पाकिस्तान को नुकसान ज्यादा होगा और नुकसान के साथ साथ विभाजन भी हो सकता है, जैसा कि पहले भी हुआ है। बांग्लादेश पाकिस्तान का ही हिस्सा है, पाकिस्तान के अंदर जो इंटरनल डिस्टर्बेंस चल रहा है, जो सिविलियन डिस्टर्बेंस चल रहा है, बहुत सारे लोग बलूचिस्तान की मांग अलग कर रहे हैं, तो हो सकता है अगर पाकिस्तान नहीं मानेगा तो इस बार फिर पाकिस्तान के टुकड़े हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भारत की तरफ से आक्रमण और भारत की जो सहयोगी देश है उनकी तरफ से जो मदद और जो पाकिस्तान का इंटरनल डिस्टर्बेंस है, वो इंटरनल डिस्टर्बेंस उसके बीच में विभाजन का कारण बन सकता है। जी, अगर पाकिस्तान वापस से नहीं मानता है तो वापस से इसी तरह एयर स्ट्राइक भी की जाएगी। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आयोजित एक समारोह में 494 सहायक अध्यापकों और 49 प्रवक्ताओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा कि सभी का चयन एक निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के तहत हुआ है। हाल के वर्षों में माध्यमिक शिक्षा विभाग में 40,000 से अधिक शिक्षक नियुक्त किए जा चुके हैं, जबकि बेसिक शिक्षा विभाग में 1.23 लाख से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती हुई है। उन्होंने कहा कि अब यूपी में शिक्षा की गुणवत्ता और पारदर्शिता की पहचान है। उन्होंने कहा कि पहले माध्यमिक शिक्षा बदनाम हो चुकी थी और बेसिक शिक्षा विभाग वीरान पड़ा था, लेकिन सरकार ने ऑपरेशन कायाकल्प जैसे कार्यक्रमों के जरिए शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन किया है। सीएम ने कहा कि पिछले नकल के लिए कुछ जिले बदनाम थे और परीक्षा में प्रॉक्सी का धंधा चलता था, जिसे अब सख्ती से बंद कराया गया है। सीएम योगी ने कहा कि अब यूपी का नौजवान अपनी पहचान छिपाता नहीं है, बल्कि पूरे भारत में उत्तर प्रदेश को शिक्षा सहित अन्य क्षेत्रों में नई पहचान मिली है। उन्होंने नए शिक्षकों से अपील की है कि वे शिक्षा के उन्नयन में योगदान दें और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लक्ष्यों को पूरा करने में तकनीक का सहारा लें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज प्रदेश को 550 नए शिक्षक मिले हैं, जिनका चयन एक निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के तहत किया गया है। उन्होंने भरोसा जताया कि चयन प्रक्रिया में कहीं भी सिफारिश या अनुचित दबाव की गुंजाइश नहीं रही होगी। उन्होंने कहा कि जिस पारदर्शिता से आपको नियुक्त किया गया है, अब वही पारदर्शिता शिक्षा की गुणवत्ता में भी दिखनी चाहिए। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक मनीष अग्रवाल जी जुड़ गए। मनीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज आवर 24/7 पर। जैसे कि देखा गया, सीएम योगी आदित्यनाथ ने सहायक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटे हैं, साथ ही उन्होंने ये भी भरोसा दिलाया है कि पारदर्शिता से जो परीक्षा है वो करवाई जाएगी। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में जितनी भी गवर्नमेंट की रिक्रूटमेंट प्रणाली है सब पारदर्शिता से चल रही है और इसका सबूत है जब आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने आज नियुक्ति पत्र बांटे हैं। सरकार ने ये अच्छी प्रोसेस बनाई है कि नियुक्ति पत्र भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी खुद बांटते हैं, जिससे लोगों को कोई संदेह न रहे और लोगों की जानकारी में पहुंचे। उत्तर प्रदेश ने पिछले 8 सालों में नियुक्तियां करने के लिए जो प्रोसेस बनाई है, मुझे लगता है जो भारत में सबसे अच्छी प्रोसेस है और किसी में कोई समस्या आज तक नहीं आई है। जी, ये भी देखा जैसे कोई बड़े बड़े पेपर होते हैं, जो पेपर है वो लीक हो जाते हैं, जिससे कि जो युवाओं का भविष्य है वो कहीं ना कहीं खराब हो जाता है, क्योंकि वो इतनी मेहनत से है वो परीक्षा की तैयारी करते हैं और पेपर लीक हो जाता है। आप बिल्कुल सही कह रही है, सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। केंद्र और प्रदेश सरकार दोनों का ये नेतृत्व है, लेकिन हमें साथ में ये भी देखना पड़ेगा कि अभी आपने देखा होगा बंगाल में कुछ टीचरों की नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द करा था। अब नियुक्ति हो जाने के बाद अगर रद्द करते हैं तो लोगों पे उसका क्या इम्पैक्ट जाता है, कितने परिवारों पे उसका असर होता है, क्योंकि लोग आगे का जीवन
जीने लगते हैं नौकरी लगने के बाद। तो इसीलिए हमें ये देखना चाहिए कि कम से कम उत्तर प्रदेश में नियुक्ति हो जाने के बाद तो लोगों के मन में ये भय नहीं है कि उनकी प्रक्रिया गलत थी या किसी भी प्रकार जैसे और राज्यों में होता है उन्हें कभी भी हटाया जा सकता है। हाँ, पेपर लीक होना जो है वो एक समस्या है, सरकार उस पर काम कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने उसके लिए बहुत सख्त कानून बनाए हैं और हमें उम्मीद है कि अब ऐसी घटनाएं कभी भी उत्तर प्रदेश में नहीं होंगी। जी, योगी आदित्यनाथ का ये भी कहना है कि जो उत्तर प्रदेश है वो जो पहले बीमारू राज्य था अब नहीं है, साथ ही अब वो देश में ग्रोथ इंजन के रूप में उभर रहा है। बिल्कुल सही कहना है योगी आदित्यनाथ जी का। अगर आप देखेंगे तो 2017 में जब योगी आदित्यनाथ जी के रूप में भाजपा शासन में आई थी तो उत्तर प्रदेश भारत में 7वें स्तर पे था आर्थिक दृष्टि से। आज उत्तर प्रदेश भारत में दूसरे स्तर पे है आर्थिक दृष्टि से। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है उत्तर प्रदेश के लिए। आज कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जो उत्तर प्रदेश में ना हो। पिछले साल उत्तर प्रदेश में लगभग 1 लाख करोड़ से ऊपर का जीएसटी दिया। और आपको एक चीज और देखनी होगी कि जब उत्तर प्रदेश की सरकार बनी थी 2017 में भाजपा की, तो उत्तर प्रदेश का बजट 2-2.25 लाख करोड़ हुआ करता था। आज वो बजट जो है 10 गुना ज्यादा हो चुका है। और उसी के साथ आज उत्तर प्रदेश एक रेवेन्यू सरप्लस राज्य है। 80,000 करोड़ रुपए पिछले बजट में उत्तर प्रदेश के पास रेवेन्यू सरप्लस था। रेवेन्यू सरप्लस जैसा अचीवमेंट उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जी, 2017 से पहले उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है वो परीक्षा को लेके कहे या अन्य चीजों को लेके कहे अच्छी नहीं थी, पर अभी के कंपैरिजन में क्या है तो उत्तर प्रदेश की काफी अच्छी स्थिति है। आज आप देखिए उत्तर प्रदेश जो है बीमारू राज्य नहीं कहा जाता। आज उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर का राज है, कोई माफियागिरी नहीं है। आज उत्तर प्रदेश में रोज निरंतर नया निवेश आ रहा है। और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की नेतृत्व में 2025 के अंत में नवंबर के आसपास जो इन्वेस्टर समिट होगी उसमें सरकार का ये उद्देश्य है या सरकार की ये कोशिश है कि 90 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा। पिछली इन्वेस्टर समिट में यूपी में 38 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया था। आज पूरी दुनिया की कंपनियां यहाँ आती हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने 27 पॉलिसी बनाई है इंडस्ट्रीज के लिए। उत्तर प्रदेश की सरकार एकमात्र सरकार है जिसने फॉर्च्यून 500 कंपनीज के लिए एक अलग पॉलिसी बनाई है उस निवेश को आकर्षित करने के लिए। तो उत्तर प्रदेश अब संभावनाओं का प्रदेश है, उत्तम प्रदेश है। अब उत्तर प्रदेश जो है वो अपनी प्रगति के लिए जाना जाता है, ना कि माफियागिरी के। जी, उत्तर प्रदेश में कई नए इन्वेस्टमेंट भी आ रहे हैं जैसे कि आपने बताया, जिससे कि लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा और रोजगार उत्तर प्रदेश में ही सृजित हो जाएगा। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में आज वो इन्वेस्टमेंट आ रहा है जो कभी आता नहीं था। आज उत्तर प्रदेश में सैकड़ों डेटाबेस बन रहे हैं। 55% हाईवेज जो है भारत के आज उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिसमें से 4 ऑपरेशनल है। उत्तर प्रदेश में 21 डोमेस्टिक एयरपोर्ट है जिसमें से 12 से 14 ऑपरेशनल है और कुछ दिन में बाकी सब हो जाएंगे। आज उत्तर प्रदेश इंलैंड वाटरवे से कनेक्टेड है। बनारस से हल्दिया तक पानी के जहाज से सामान जा रहा है। जो उत्तर प्रदेश को लैंडलॉक कहा जाता था आज वो असीम संभावनाओं का प्रदेश है। आज ऐसी कंपनियां भी उत्तर प्रदेश आ रही है जो कभी भारत में नहीं आती थी। आज आईटी टेक्नोलॉजी की कंपनियां जो हैं वो उत्तर प्रदेश आ रही है। कल उत्तर प्रदेश ने अपनी कैबिनेट की मीटिंग में ग्लोबल कैपेसिटी या कैपेबिलिटी सेंटर की योजना लाए हैं। आज तक ये उत्तर प्रदेश में नहीं था, लेकिन कल योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उसके लिए भी एक पॉलिसी बनाई गई है जिससे कि इन्वेस्टमेंट के साथ ही साथ शिक्षा का भी विस्तार हो। क्योंकि जब नई कंपनियां आती हैं तो उन्हें नई टेक्नोलॉजी पे ट्रेंड लोग चाहिए होते हैं। राफेल के साथ एक नोएडा में यूनिवर्सिटी की स्थापना हो रही है जिसमें लोग उस टेक्नोलॉजी पे ट्रेन होंगे। लखनऊ में भारत की पहली एजुकेशन सिटी बनाई जा रही है। अगर आप इन उपलब्धियों को सुनेंगे या कभी जानने की कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है 2-4 घंटे सिर्फ उत्तर प्रदेश की उपलब्धियां बताने में ही लग जाएंगे। जी जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पहलगांव हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर सर्जिकल स्ट्राइक पर उत्तर प्रदेश सरकार में माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी का बयान सामने आया। उन्होंने अपने आवास पर मीडिया से बातचीत करते हुए ऑपरेशन सिंदूर पर कहा कि पीएम मोदी चुनौतियों को स्वीकार करते हैं। पहलगांव में बहुत ही गलत काम आतंकवादियों के द्वारा किया गया जिसका खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ा है। अपने बयान में उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी से डरने वाले नहीं हैं। आज ऑपरेशन सिंदूर के जरिए जो सर्जिकल स्ट्राइक वहां पर करारा जवाब दिया है जिससे पाकिस्तान को सबक लेना चाहिए। आतंकवाद के खिलाफ में पूरा देश आज एकजुट हो चुका है। आपको बता दें कि मंत्री गुलाब देवी के बयान से सरगर्मियां तेज हो गई है। आकाश से कह देना कि हमने ये कार्य किया है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी
सबकी चुनौतियों को स्वीकार करते हैं। चुनौती ही उनका नाम है, चुनौतियों को चैलेंज देना ही उनका काम है। जिन महिलाओं की 3 दिन पहले शादी हुई, 8 दिन पहले हुई थी, 2 महीने पहले हुई थी, ऐसे महिलाओं के सामने उनके सिंदूर को उजाड़ा गया, निर्दोष लोगों के लिए मारा गया। ये सबसे गलत कार्य किया गया है और इसका खमियाजा पाकिस्तान को उठाना पड़ेगा। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संभल से संवाददाता रामपाल सिंह यादव जुड़ गए हैं। रामपाल, देखा जा रहा है कि जो राज्य मंत्री है गुलाब देवी का जो बयान है काफी सुर्खियों में। उन्होंने कहा है कि जो भारत ने एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। पहलगाम हमले के बाद भारत के लोगों में बेहद रोष था, बेहद खून का बदला खून से मांग थी, ऐसी मांग थी। तमाम लोगों को वो उम्मीद थी प्रधानमंत्री जी से कि जो भारत पर जिस तरीके से भारत में जो लोग थे, पर्यटक थे, उन पर हमला जिस तरीके से पाकिस्तानियों ने किया और आतंकवादियों ने किया, उसको लेकर के जो बदला की भावना कहीं ना कहीं लोगों में जागरूक वो थी। लेकिन उसको ही लेकर के जिस तरीके से एयर स्ट्राइक जो है ऑपरेशन सिंदूर के तहत सर्जिकल स्ट्राइक जो किया है भारत ने पाकिस्तान पर, उसको लेकर के कहीं ना कहीं दूसरी तरफ खुशी भी है। वहीं उसको लेकर के देखिए जिस तरह से दोनों देशों के बीच में तनाव जैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है और जो है लोगों में उम्मीद है कि कहीं ना कहीं देश का जो बदला है, पर्यटकों का जो बदला है भारत सरकार लेगी, तो उसको लेकर के भी जो राज्य मंत्री हैं गुलाब देवी, उनका बयान सामने आया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि देखिए जो ऑपरेशन सिंदूर है पीएम मोदी को चुनौतियां था, तो पीएम मोदी को चुनौतियां स्वीकार है, चुनौतियां ही उनका नाम है। तो इस तरीके की चुनौती को उन्होंने स्वीकार किया है पाकिस्तान की, और पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। और जो भावना है लोगों की वो आहत की गई है, तो उसका जो बदला जो पाकिस्तान से लिया गया है और भी उम्मीद इस तरीके की है। उन्होंने जो है ऑपरेशन सिंदूर की जो सर्जिकल स्ट्राइक है आतंकवाद के खिलाफ पूरा देश, उन्होंने ये कहा है कि पूरा देश एकजुट हो चुका है और उसका जवाब, करारा जवाब मोदी जी के नेतृत्व में जो है भारत की सेना ने किया है। जी, भारत ने जो एयर स्ट्राइक की है उससे पाकिस्तान घबराया हुआ है। साथ ही वहां के जो रक्षा मंत्री है ख्वाजा खान, उनका ये कहना है कि अब वो शांति वार्ता चाहते हैं। देखिए जो बदले की भावना, देखिए अब किसी पे गोली मार दो और किसी को लगातार बार, इस तरीके के जो बयानात थे जो पाकिस्तान से पहले से भी आते रहे हैं, लेकिन उसका जो आतंकवाद है वो कहीं ना कहीं खत्म नहीं होने पा रहा है। तो उसका जो जवाब है भारत को देना जरूरी था, तो वो जवाब भारत अपना दे रहा है और उसके पक्ष में दूसरे देश भी और समर्थन दे रहे हैं। और जो हमारे जो राजनेता हैं तमाम राजनीतिक दल हैं, उनकी भी निगाहें मोदी जी पर टिकी हुई हैं। तो जो एक बदला जो है वो खून का बदला, खून की लेना भी जरूरी था। तो ऐसा ये लोगों में कहीं ना कहीं उत्साह है और लोगों को उम्मीद भी प्रधानमंत्री जी से है। तो कहीं ना कहीं भारत की सेना जो जिस तरीके से काम कर रही है, उससे कहीं ना कहीं लोगों में जो खुशी का माहौल भी देखा जा रहा है। जी तरुण, 9 ठिकानों पर भारत ने एयर स्ट्राइक की है, साथ ही 100 आतंकी मारे गए और साथ ही अभी ईरान के अंदर विदेश मंत्री की बैठक हुई थी और उस बैठक में ये फैसले लिया गया था कि अगर वापस से पाकिस्तान हमला करता है तो वापस से करारा जवाब दिया जाएगा। इसको लेकर क्या कहेंगे? बिल्कुल मैं कहना, देखिए 9 ठिकानों हो, जिस तरीके से आतंकवाद का जो नाम निशाना है वो खत्म करना चाहिए। मैं भी उम्मीद करता हूं, प्रधानमंत्री से मांग करता हूं कि जिस तरीके से जो आगे इस तरीके की जो खामियाजा जिस तरीके से जो इस तरीके से जो करता चला है पाकिस्तान, और जो उस पर दोबारा से हिम्मत ना हो, तो ऐसे में जो है जो पाकिस्तान को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और यही कहा है, उन्होंने भी कहा है जो गुलाब देवी हैं कि जो पाकिस्तान जिस तरीके से गतिविधियों को अंजाम दे रहा था उस तरीके से उसका खामियाजा वो खुद ही पर भुगत रहा है। तो ऐसे में उसको जवाब देना भी जरूरी था और जवाब देना भी चाहिए। जी करना, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ की खबर है। मार्च 2026 तक देश को नक्सल मुक्त करने की दिशा में तेजी से कदम भी उठाए जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि आईईडी ब्लास्ट में 3 जवान बलिदान और 3 घायल है। हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। जानकारी के मुताबिक तेलंगाना के वेंकटपुरम और इडमिली के पहाड़ियों पर माओवादियों और जवानों के साथ मुठभेड़ चल रही है। तेलंगाना के मुलुगु जिले के वाजेड़ू गांव में आईईडी ब्लास्ट हुआ है, जिसमें 3 जवान बलिदान है और 3 जवान घायल है। जिस इलाके में आईईडी ब्लास्ट हुआ है वो छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले से लगा हुआ है। बता दें कि इससे पहले 7 मई को छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा के बीजापुर जिले के जंगलों में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई थी, जिसमें कई नक्सली मारे गए थे। बता दें कि नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई है और ये अभी तक खबर सामने आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। अब देखना होगा कि वहां की स्थिति अभी क्या है। इसमें 3 जवानों ने बलिदान दिया है और जो 3 है वो अभी भी घायल है। बता दें कि नक्सलियों सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई है और 2026 तक ये जो एरिया है वो नक्सल युक्त हो जाएगा, ऐसा गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है। कई बार बैठकें की है, 7 से 10 राज्यों के साथ अमित शाह की बैठक हुई है और इस बैठक में ये फैसला लिया गया कि नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ को किया जाएगा 2026 तक। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर आर.के. शुक्ला जुड़ गए। शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज आवर 24/7 पर। जैसे कि देखा गया है कि छत्तीसगढ़ तेलंगाना की सीमा पर नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हो गई थी। उस मुठभेड़ के अंदर 3 जवानों ने बलिदान दे दिया था और 3 अभी भी घायल है। जी। और जो स्थिति है वो काफी खराब है और ये भी देखा गया है कि 2026 तक, जैसे गृह मंत्री अमित शाह ने 7 से 10 राज्यों के साथ बैठक की है और छत्तीसगढ़ को 2026 तक नक्सल युक्त कर दिया जाएगा। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से अभी जो केंद्र सरकार ने एक प्लान तैयार किया है कि 2026 तक देश को नक्सल मुक्त या माओवादी मुक्त करने का एक उन्होंने स्टडी तैयार करी है, उसका स्वागत किया जाना चाहिए। क्योंकि नक्सली समस्या है या माओवादी समस्या है, ये एक राष्ट्रीय समस्या है। अब और इतने सालों के बाद भी समस्या बनी क्यों है, उसके लिए मुझे लगता है कि एक तो इस प्रकार के जो नक्सली हैं उन्हें कुछ लेवल तक लोकल सपोर्ट भी मिलता है। दूसरा जो उनको सूचना तंत्र है उनका, वो भी लोकल के लोगों के माध्यम से ही वो उस पर अटैक कर पाते हैं, उनको सूचनाएं पहले से दे दी जाती हैं। और तीसरा इसका काम रहता है राजनीतिक गठजोड़, जो मुझे नजर आता है कि ये पॉइंट भी कहीं न कहीं काम कर रहा है। क्योंकि और चौथा पॉइंट है इसमें जी कलेक्ट करके देखें तो यही कारण है जो नक्सली समस्या इतने सालों से हमारे देश में व्याप्त है। पर कहीं ना कहीं देखा गया है छत्तीसगढ़ में पहले की तुलना में जो नक्सलवाद है अब कई हद तक कम हुआ है। साथ ही जो कई नक्सलवादी उन्होंने आत्मसमर्पण किया है और गृह मंत्री अमित शाह का ये भी कहना है कि जो नक्सलवादी है वो आत्मसमर्पण करते हैं तो उनको मुख्य धारा से भी जोड़ा जाएगा, जिसको जो कि काफी अच्छा है छत्तीसगढ़ के लिए। निश्चित रूप से जब से जो अभी हमारे प्रदेश में मौजूदा सरकार है, जब से सरकार का गठन हुआ है, नक्सली समस्या पर या नक्सली समस्या के समाधान के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही मिलकर समुचित तरीके से बहुत अच्छा प्रहार कर रहे हैं, जिसके रिजल्ट हमें देखने को मिल रहे हैं। अभी भी आपने देखा हो 2-3 दिन पहले काफी 35 के आसपास से जो नक्सलियों को मार गिराया गया था। और इसके अलावा बहुत सारे जो नक्सली हैं वो प्रेरित होकर अपनी इच्छा से क्या करें समर्पण भी कर रहे हैं। और जो नक्सली समर्पण कर रहे हैं उनको सरकार मुख्य धारा में लाने के लिए उनको रोजगार भी उपलब्ध करा रही है और दूसरी सामाजिक तरीके से भी उनको सेटल करने का प्रयास केंद्र सरकार और राज्य सरकार लगातार कर रही है। इसके लिए दोनों ही सरकारें बधाई की पात्र हैं। जी, छत्तीसगढ़ है वो जल्द ही नक्सल युक्त होगा 2026 तक। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल 4 बड़ी खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।